आंख बंद करके जो प्रेम करे वो प्रेमिका है। आंख खोल कर जो प्रेम करे वो दोस्त है। आंख दिखाकर जो प्रेम करे वो पत्नी है। अपनी आंखें बंद होने तक जो प्रेम करे वो माँ है। अपनी आंखों से प्रेम ना जताकर भी प्रेम करे वो पिता है। एक लड़का अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद नौकरी के लिए कंपनी में जाता है। अपना पहला इंटरव्यू बहुत सफलतापूर्वक पास कर लेता है। दूसरा इंटरव्यू उसका कंपनी का डायरेक्टर लेने वाला होता है। वो डायरेक्टर के पास जाता है, डायरेक्टर उसकी फाइल देखता है। वो पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी अव्वल रहता है। डायरेक्टर उसको एक सवाल पूछता है, आपको कभी स्कॉलरशिप मिली है? वो लड़का बोलता है, नहीं श्रीमान, आप मेरे को आज तक नहीं मिली। तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई का जो भी पैसा खर्चा हुआ है स्कूल कॉलेज में वो आपके पिताजी ने दिया है। वो लड़का बोलता है, हाँ श्रीमान, मेरे पिताजी ने दिया है। डायरेक्टर पूछते हैं लड़के से कि आपके पिताजी करते क्या है? लड़का बोलता है, मेरे पिताजी लोगों के कपड़े धोते हैं, वो धोबी है। डायरेक्टर पूछता है, कभी आपने अपने पिताजी काम में हाथ बटाया? लड़का बोलता है कि नहीं श्रीमान, मैंने आज तक हाथ नहीं बटाया। मेरे पिताजी चाहते मैं बहुत पढ़ूं और बड़ा आदमी हूं। डायरेक्टर बोलता है कि मैं आपको एक काम बोलूं तो आप करेंगे? जी श्रीमान, बोलिए, जो आदेश आपका। आज तुम घर जाना, घर जाके अपने पिताजी का हाथ धोना और कल तुमको कैसा अनुभव होता है आके मेरे साथ शेयर करना। लड़का खुशी होकर घर जाता है, जाके अपने पिताजी को सब बात बताता है और पिताजी का हाथ अपने हाथ में लेता है। पिताजी आश्चर्यचकित हो जाता है और लड़के की इच्छा के लिए, उसके मान सम्मान के लिए अपना हाथ उसके हाथ में लेता है। हाथ धोते धोते लड़के ने महसूस किया कि ये वही हाथ है जिसने लोगों के कपड़े धोकर मेरे लिए अच्छा खाना, अच्छी पढ़ाई, अच्छे किताब का इंतजाम किया। ये वही हाथ है जिसके कारण मेरा आज एकेडमिक कैरियर बना। ये वही हाथ है जिसने मेरे को पाला पोसा। लड़का भावुक हो गया और अपने पिताजी को देखने लग गया। रात को बाप बेटे के बीच में खूब बातचीत हुई, प्रेम पूर्वक बहुत बातचीत हुई। अगले दिन सुबह लड़का जगा और सीधा डायरेक्टर के पास गया। डायरेक्टर ने उसको पूछा कि आपका अनुभव कैसा रहा, आप शेयर करना चाहेंगे मेरे साथ अनुभव? लड़के की आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने कहा कि कल मैंने जिंदगी का वास्तविक अनुभव किया। सराहना क्या होती है वो मेरे कल पता चला। यदि मेरे पिताजी नहीं होते तो आज मैं इतना नहीं पढ़ पाता, ना मैं इतना आगे पहुंच पाता। आज मैं जो भी हूं मेरे पिताजी के कारण। दूसरा, पिताजी के हाथ काम बटाते बटाते मेरे को महसूस हुआ कि कोई भी काम इतना आसान नहीं है, मुश्किल होता है और कोई काम भी छोटा बड़ा नहीं होता। तीसरी बार मैंने पहली बार इतनी शिद्दत से रिश्ते की अहमियत समझी। डायरेक्टर बोला, मेरे को ऐसे मैनेजर चाहिए जो काम को लगन से करे, तो काम की कदर समझे, जो औरों को भी हेल्प करे। मैं ऐसा आदमी नहीं चाहता स्पोर्ट्स के लिए जो खाली पैसे के लिए काम करे। तो इस चीज से अपने को क्या समझ में आता है कि बच्चों को आप अच्छा मकान दीजिए, अच्छा खाना दीजिए, लैपटॉप दीजिए, मोबाइल दीजिए, पर उसको काम की अहमियत भी समझाइए। कोई काम भी छोटा बड़ा नहीं होता और उसको हर काम में उसको हाथ बटाने का। आज छोटा काम करेगा, कल जाके कोई बड़ा काम करेगा। पानी पीने के बाद अपनी ग्लास रखना, खाना खाने के बाद अपनी प्लेट रखना, उठने के बाद ब्लैंकेट उठाना, अपने अंडर गारमेंट्स धोना, ये छोटे छोटे काम है जो बच्चे करेंगे ना, आज करेंगे तो कल बड़ा काम नहीं करेंगे। काम की अहमियत बच्चे को सिखाना चाहिए। काम क्या होता है ये बच्चे को बताना चाहिए और खुद काम जो करते हैं उसमें भी बच्चे को इन्वॉल्व कराना चाहिए, तो उनको पता चले कि क्या मेहनत है। पिता आज जो अपनी ख्वाहिशों को मारकर भी बच्चे की ख्वाहिश पूरी करे वो पिता है। जो खुद को बेच के भी बच्चे को पढ़ाए वो पिता है। बेटे की शादी होती है, माँ तो सबके सामने रो लेती है, पर पिता एक कोने में जाके खंबे को पकड़ कर रोता है और आपको अपना दर्द बयान नहीं कर सकता। वो पिता है। पिता अपने को हर मुसीबत से बचाता अपने को। पिता हर बच्चे का एक सुरक्षा कवच है। पर आज आप देख रहे हैं आज की युवा पीढ़ी क्या अपने पिता की इज्जत कर रही है? आप सोचिए और खुद समझिए। धन्यवाद, इस बार के लिए इतना। अगली बार फिर कोई नया टॉपिक के साथ आऊंगा। करो कुछ ऐसा काम कि दुनिया याद करे आपका।
Before we get started, make sure you subscribe and hit the bell icon for further updates. कर्म करे किस्मत बने, जीवन का ही मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म। मैं ऋषि प्रकाश कोठारी फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। बचपन में एक मूवी देखी थी, जैसी करनी वैसी बनी। उसका एक बहुत खूबसूरत गीत था कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब कि जो कर्म करेंगे वैसा ही आप भरेंगे। जीने की तैयारी तो हर कोई करता है, मौत के बाद की तैयारी क्यों नहीं करता इंसान। जनाजा ऐसे निकले कि शहर में गांव में फूलों की कमी हो जाए, आंखों से इतना आंसू बहे कि आंखों में पानी सूख जाए, ऐसी मौत की कल्पना करनी चाहिए। आदमी अपना प्रोफाइल बायोडाटा अपलोड करता है, उसमें क्या लिखता है कि उसके पास कितने बंगले, गाड़ी, बैंक बैलेंस क्या है। इससे बेहतर आप ये क्यों नहीं लिखते कि आपने कितनों का उद्धार किया, कितनों का भला किया, आपके द्वारा कितनी धर्मशालाएं, हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम, गौशाला इत्यादि बनाने में योगदान रहा, देश और समाज के लिए आपने क्या किया, ये चीजें अपनी प्रोफाइल में अपलोड कीजिए। एक ना एक दिन तो हम सबको इस दुनिया से जाना है। मौत से किसकी रिश्तेदारी, आज उनकी तो कल अपनी बारी। हमारे मरने के बाद हमारे घर के आगे जो नेम प्लेट है उससे हमारा नाम हटा के हमारी औलाद अपना नाम लिखवा लेगी और हमारा नाम फिनिश। तो बेहतर है लोगों के दिलों पे राज करें। आज अक्सर देखा गया है, कोई भी भाई रिश्तेदार पैसा 2-4 हजार रुपये मांगने आता है तो हम उनको 4 बातें सुना देते हैं और उनको खाली हाथ उठा देते हैं। तो ऐसा पैसा क्या काम जो अपनों के काम नहीं है। पैसा औलाद के लिए जमा करती जाती है। तो एक बहुत खूबसूरत कहावत है, पूत सपूतो क्यों धन सींचे, पूत कपूतो क्यों धन सींचे। आपकी औलाद लायक होगी तो आज वो अपने आप लाखों करोड़ों कमा ले, और नालायक होगी तो आपका कमाया हुआ भी धन भी वो नष्ट कर देगी, बर्बाद कर देगी। तो जिंदगी में कुछ कमाते हैं, ठीक है, आदमी को जमा करना चाहिए, ये चीज अच्छा है, अपना जीवन आर्जन के लिए कमाना भी चाहिए, पर अपने कमाए हुए धन से कुछ ना कुछ समाज, देश, गरीब, असहाय लोग, पशु पंछी, इनके लिए भी योगदान देना चाहिए। आदमी जो कहता है, जो करता है, जो लेता है, जो देता है, जिंदगी भर उसके कर्म उसके पीछे लगे रहते हैं। रामायण में राजा दशरथ द्वारा जो चलाया गया तीर था, उससे श्रवण कुमार की हत्या हो गई थी और उस कर्मों का फल उनको बहुत सालों के बाद उनको भी भोगना पड़ा और राजा राम को भी भोगना पड़ा। तो आप इससे एक चीज मालूम होता है कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा भरेंगे, और चाहे कितने साल लग जाए आपको वो भोगना पड़ेगा। तो बेहतर है आप अच्छा कर्म, जैसा करेंगे वही आप पाएंगे। एक लड़का भूखा प्यासा गांव की गली में घूम रहा था। एक घर के सामने गया, उसने आवाज दी, भाई कोई मेरे को एक गिलास पानी पिला दो। एक लड़की आती है, वो लड़के की हालत देख के समझ जाती है कि ये बहुत दिन से भूखा प्यासा है। वो अंदर जाके एक गिलास दूध का भर के लेके आती है और लड़के को देती है। लड़का फटाफट उस दूध को पीता है और अंदर से उस लड़की को धन्यवाद देके अपनी राह पे चल पड़ता है। बहुत से सालों के बाद उस गांव में एक महामारी आती है जिससे वो लड़की बीमार हो जाती है और गांव के लोकल डॉक्टर उसको बोलते हैं कि तुमको शहर जाना पड़ेगा इलाज कराने। वो शहर जाती है, इलाज कराने के लिए जाती है। वहां पे डॉक्टर देखते हैं कि इसकी हालत बहुत गंभीर है। एक डॉक्टर आता है, उसको बोलते हैं कि एक गांव से लड़की आई है। तो उस गांव का नाम सुनते वो डॉक्टर वार्ड में जाता है, उस लड़की को देखने जाता है। तो उसको याद आया था ये वही लड़की है जिसने मेरे को एक गिलास दूध पिलाया था, और वो पूरा उसको ठीक करने में लग जाता है, उसको ठीक कर देता है। लड़की ठीक हो जाती है, पर वो चिंतित हो जाती है कि हॉस्पिटल में बिल कैसे भरूं, क्योंकि वो बहुत गरीब होती है। हॉस्पिटल में बिल आता है, उसके साथ एक लेटर भी आता है और उसमें एक खूबसूरत एक चीज लिखी हुई होती है कि आपका बिल आपने एक गिलास दूध द्वारा बहुत सालों पहले पे कर चुके हैं। ये देख के लड़की अचंभित हो जाती है। तब डॉक्टर उसके पास आता है और उसको सब कहानी बताता है कि बहुत साल पहले आपसे मिला था, आपने मेरे को एक गिलास दूध पिलाया था, और सब समझाता है। तो इससे अपने क्या मालूम पड़ता, अपना अच्छा कर्म अपने को कहाँ आड़े आ जाता है वो पता नहीं चलता है। तो
तो इस करके अच्छा कर्म करे और ऐसा कर्म करे, ऐसा नाम करे लोगों के दिल में कि कोई भी इसको मिटा नहीं सकता। हमारा जो नाम धर्मशाला, हॉस्पिटल, गौशाला जहां पे शिलालेख में लिखा होगा उसे भी कोई नहीं मिटा सकता। तो अंत में ये कहता हूं, अच्छा कर्म करते रहिए और करो कुछ ऐसा काम कि दुनिया याद करे आपका नाम। Before we get started, make sure you subscribe and hit the bell icon for further updates. मत लांगो तुम लक्ष्मण रेखा, कोई रावण हर के ले जाएगा। मत लांगो तुम लक्ष्मण रेखा, कोई रावण हर के ले जाएगा। समझो अपनी हद और मर्यादा, समझो अपनी हद और मर्यादा, नहीं तो चुनरी पे लगा हुआ दाग भी नहीं धुल पाएगा। मैं ऋषि प्रकाश कोठारी फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया विषय लेके, लागा चुनरी पे दाग। एक सुंदर संस्कारी लड़की अपना स्कूल कंप्लीट करने के बाद कॉलेज जाती है। कॉलेज में एक नया किस्म का नयापन, नए दोस्त, नए कपड़े पहनने का तरीका, नए बोलने का तरीका देखती है और धीरे धीरे वो भी उसको अडॉप्ट करने लग जाती है, आत्मसात करने लग जाती है। दोस्तों के साथ कैंटीन में गैदरिंग, मूवी देखने जाना, पिकनिक जाना। धीरे धीरे वो क्या देखते हैं कि उसके दोस्तों के बॉयफ्रेंड है तो उसके मन में भी एक चंचलता आती है, क्यों ना मैं भी एक बॉयफ्रेंड बनाऊं। तभी एक लड़की की नजर उस पर पड़ती है और वो दोनों में मुलाकात होने लगती है दोस्तों की गैदरिंग में। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है। उसके बाद वो लोग लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं, होटल्स जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो जाता है। दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। समय बीतता जाता है और कब वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है उसको पता नहीं चलता। जब उसको ये चीज पता चलता है वो चिंतित हो जाती है और वो उस लड़के के पास जाती है और उसको ये सब बताती है। आप उस लड़के का जवाब सुन के अचंभित हो जाएंगे और आपको गुस्सा भी आएगा। वो लड़का उस लड़के को कहता है, इज दिस माय बेबी, क्या ये मेरा बच्चा है? ये सुन के वो लड़की शॉक्ड हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है और घबराने लग जाती है। धीरे धीरे परिवार को, समाज को, कॉलेज में सबको पता चलता है, उसका कैरेक्टर और कैरियर खराब हो जाता है। इस कहानी से अपने को क्या समझ में आता है कि एक लड़की के जवानी में लगा हुआ दाग उसके बुढ़ापे तक उसका पीछा नहीं। आप कैसे किसी पर विश्वास कर लेते हैं आप जिसको आप अच्छी तरह से जानते नहीं, अच्छी तरह से पहचानते नहीं, जिसकी फैमिली के बारे में नहीं जानते, जिसके कैरेक्टर के बारे में, उसको आप कैसे अपना सर्वस्व दे देते हैं? आप अपना तन और मन कैसे उसको पूरा सौंप देते? एक लड़का एक लड़की के पास आता है, उसको जो प्रपोज करता है, बोलता है बेबी आई विल टेक केयर ऑफ यू, मैं तुमको सब कुछ दूंगा। उसको एक आश्वासन, झूठा आश्वासन देता है, एक सपने दिखाता है। जब वो लड़का खुद अपने पैर पे खड़ा नहीं है, जो खुद अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसकी कॉलेज की फीस हर ख्वाहिश के पेरेंट्स पूरी कर रहे हैं, वो कैसे आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं? कैसे आपको वो झूठा आश्वासन दे रहा है? झूठ की नींव पे रखा हुआ रिश्ता कभी भी कामयाब। ये चीज आप समझ, प्यार करना बुरा नहीं है। आपको आई लव यू बोलने वाला बहुत मिल जाएगा, आई रेस्पेक्ट यू बोलने वाला बहुत कम मिलेगा। ऐसी घटना घटे उससे पहले आप सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए और अपनी जिंदगी बर्बाद होने से बचिए। इसी के बारे में सेकेंड पार्ट में फिर आगे विस्तारित रूप में बात करेंगे। इसका टॉपिक है हाउ टू मेकअप पार्टनर। इस बार के लिए इतना ही, कुछ रहिए, मिलते अगली बार। करो कुछ ऐसा काम कि दुनिया याद करे आपका। Before we get started, make sure you subscribe and hit the bell icon for further updates. चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो बड़ी मुश्किल से, उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो ना हो।
मैं ऋषि प्रकाश कोठारी फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेके, हाउ टू चूज अ पार्टनर। प्यार क्या है? प्यार दोस्ती है, एक खूबसूरत एहसास है, विश्वास है, पवित्रता है, दो दिलों का मिलन है। प्यार करना चाहिए, उसका भी एक सही समय हो। जब आप मैच्योर हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, जब समझने लग जाए प्यार क्या है, तब प्यार करना चाहिए। एक उपयुक्त पार्टनर का चूज होना चाहिए। पार्टनर कैसा होना चाहिए? जो आपको समझे, जो आपके लिए लड़े, आपको केयर करे, प्रोटेक्ट करे, आपकी इज्जत को अपनी इज्जत समझे, जिसके पेरेंट्स को आप जानते हो, जिसको परिवार को जानते हो, जिसको खानदान को जानते हो, वो एक्चुअल में पार्टनर होता है। जो अपने पैर के ऊपर खड़ा हो, जिसमें काबिलियत हो, एजुकेटेड हो, वैसा पार्टनर होना चाहिए। झूठे आश्वासन देना, झूठे सपने दिखाना, वो कोई काम कर। लंबे समय से आप जानते हो, उसके कैरेक्टर को पहचानते हो, फैमिली को जानते हो, वैसा पार्टनर होना चाहिए। क्योंकि जिंदगी बितानी है, कोई फ्लर्टिंग नहीं करनी है, कोई टाइम पास नहीं करना है। प्यार को टाइम पास मत बनाइए। एक सच्चा रिश्ता होता है, आगे तक चलना है, कोई कलंकित काम ना करे, ऐसा पार्टनर होना चाहिए। तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए। आप पार्टनर सेलेक्ट करते हैं तो प्रॉपर ध्यान दीजिए, दिमाग की खिड़की खोल के सोचिए, क्योंकि हल्की सी एक गलती आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। बहुत मिलती है आप आज देखते हैं, स्टाइलिश बहुत मिल जाएंगे, जो स्टाइल दिखाते हैं, जिनके बोलने के तौर तरीके होते हैं, जिनके पहनाव के तरीके होते हैं। तन की सुंदरता मत देखिए, मन की सुंदरता देखिए। दो दिलों का मिलन होता है। तो आप ये चीज सोचिए, समझिए और प्रॉपर अपना विवेक यूज करके पार्टनर चूज कीजिए। तो जिंदगी में कभी भी आपको पछतावा नहीं होगा, एक खुशी होगी, एक नई उमंग, एक नई तरंग। तो आप ये चीज सोचिए, समझिए और नई पीढ़ी स्पेशली इस पे ध्यान, क्योंकि आज देख रहे हैं सही सिलेक्शन नहीं हो पार्टनर का तो बहुत दुख पाना पड़ता है। ये क्यों हो रहा है कि ना समझिएगा, समझ नहीं। तो इन चीज को समझिए, सोचिए, सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए इन चीजों से। और इस बार के लिए इतना ही, फिर अगली बार मिलते हैं। हंसते रहिए, करो कुछ ऐसा काम कि दुनिया याद करे आपका नाम। Before we get started, make sure you subscribe and hit the bell icon for further updates. नमस्ते, हाय फ्रेंड्स, मैं ऋषि प्रकाश कोठारी फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेके। Where there is a will, there is a way। जहाँ चाह है वहाँ राह है। ये एक सच्ची घटना है। एक लड़की जो पढ़ने में भी अव्वल थी, खेलकूद, डांस, ताइक्वांडो, हर क्षेत्र में वो ऑलराउंडर थी। उसने अपनी पढ़ाई सफलतापूर्वक पास की। उसके बाद वो एक सफल इंजीनियर बन गई और अपना जॉब शुरू कर दी। जॉब भी एकदम पूरी मेहनत, लगनशीलता के साथ कर रही थी। उसके दोस्त, बॉस सब उससे बहुत खुश थे। और वो बोलते ना कि एक घटना घटती है इंसान की जिंदगी में, उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। या तो उसका वो गुड टर्निंग पॉइंट होता है या बैड टर्निंग पॉइंट। उसके साथ भी हुए। एक दिन स्कूटी में जा रही थी, उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट। उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। अब उसको आईसीयू में एडमिट किया गया और उसका बचने का 90% चांसेस नहीं थे। वो भी डॉक्टर के अथक प्रयास, लोगों की दुआ, बड़ों का आशीर्वाद और उसके द्वारा किए हुए अच्छे कर्म और भगवान की कृपा से उसको धीरे धीरे होश आने लगा। पर वो टोटली बेड पे थी। उसके खाने की नलकी लगी हुई थी, पेशाब की थैली थी, सब कुछ बेड पे था। उसमें सेंस नहीं था, मूवमेंट नहीं थी। फिर उसको कुछ दिनों के बाद उसको वार्ड में शिफ्ट किया गया। वार्ड में वही था, सब कुछ टोटली बेड पे था। और धीरे धीरे करके 2-4 महीने के बाद उसको डिस्चार्ज किया गया और वो घर आई। घर आने के बाद भी पूरा उसका खाना पीना सब कुछ बेड पे था एकदम। उसको टॉयलेट जाने के लिए भी सपोर्ट था, मूवमेंट नहीं था बॉडी। तो वो एकदम चिंतित हो गई।
उसका वेट भी ग्रेजुअली बढ़ गया। उसका वेट मोर देन 78 kg हो गया। वो टेंस हो गई। उसने अपने पेरेंट्स से कंसल्ट की और एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए। जाके उसको अपनी सब व्यथा बताई कि मेरे में ऐसा ऐसा वेट बढ़ रहा है, मैं चलना चाहती हूँ, मेरी बॉडी मूवमेंट चाहती हूँ, मैं मेरा काम करना चाहती हूँ। तो न्यूरोलॉजिस्ट ने उसको सलाह दी कि सबसे पहले आपको अपना वेट घटाना है। यदि आपको बॉडी को बैलेंस लाना है, आपका बॉडी बैलेंस में आएगा तब आप मूवमेंट कर पाएंगे, अपना काम कर पाएंगे, चल पाएंगे। ये कठिन काम था और एक हिसाब से नामुमकिन काम भी था, क्योंकि उसको 78 प्लस से उसको नियर अबाउट 50 के आसपास आना, कोई 25-30 किलो घटाना कोई आसान काम नहीं था। और उसका एक डिटर्मिनेशन था, उसकी जिद थी कि मैं करूंगी, आई कैन आई विल। और उसने सबसे पहले साइकिल मंगाई। साइकिल पीछे उसको बैठने के लिए सपोर्ट था और उसने साइकिलिंग शुरू की, कार्डियो शुरू की। और धीरे धीरे पहले शुरू में 30 मिनट से डे करने लगी, 20-25 की स्पीड से, फिर इसको ग्रेजुअली बढ़ाने लगी। दिन का 1 घंटा, फिर धीरे धीरे 2 घंटा, और ऐसे करके स्पीड भी 30 to 35 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड बढ़ने लगी। और मेहनत उसकी रंग लाने लगी। उसने अपना डाइट चार्ट भी पूरा चेंज कर दिया। जो लड़की दिन में 1-2 बार मिल्क टी पीती थी, वो हफ्ते में 1 बार पीने लगी, फिर महीने में 1 बार पीने लगी। और अब तो शायद वो 10 महीने से उसने मिल्क टी बंद कर दी और ग्रीन टी, ब्लैक टी ये पीती है। खाने का भी पूरा रूटीन चेंज कर दिया। खाना टोटली बॉइल्ड वेजिटेबल, ऑलिव ऑयल में बना हुआ, और मिठाई भी वो ना के बराबर खाती थी। कोई महीना 1.5 महीना कोई एक पीस खा लिया फैमिली के पैसे से तो खाती थी। साथ में उसको पेरेंट्स का भी पूरा सपोर्ट मिला, और स्पेशली उसकी माँ का, जिसने उसका पूरा डाइट का ध्यान रखा। और धीरे धीरे 78 से 70, 65, 60 ऐसे करते करते उसका वेट घटने लगा, और आज उसका वेट नियर अबाउट 50 kg। तो उसकी अथक मेहनत, अथक प्रयास के कारण ये सब हासिल उसने किया। एक नामुमकिन था जिसके बचने की चांसेस भी नहीं थी। जो 4 कदम चल भी नहीं पा रही थी, आज वो 4 कदम चल पा रही है। अपनी अलमारी खुद सजाती है, अपना कुकिंग भी करती है, पढ़ती भी है, सब कुछ करने लग गई धीरे धीरे। मतलब और उम्मीद करती है, उम्मीद क्या, हमको पूरा विश्वास है चंद महीनों के बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाए। तो आदमी का यदि मेहनत रहे और आदमी की सोच रही थी मैं कर सकता हूँ, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये इससे मालूम पड़ता है। और ये ऐसी लड़की एक हमारे समाज के लिए, हम लोग के लिए एक मिसाल है कि सोचे रखने के बाद वो चीज होती है, मुश्किल नहीं है। आज आप देखते हैं जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आता है, प्रॉब्लम्स हर किसी का आता है। कोई प्रॉब्लम से भागता है और कोई प्रॉब्लम को फेस आउट करता है। आप प्रॉब्लम को फेस आउट कीजिए, आप उससे लड़िए, रास्ता बनाइए। आप प्रॉब्लम आपसे हार जाएगा, और यदि प्रॉब्लम से भागेंगे तो प्रॉब्लम आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। सफलता नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता, तो सफलता का द्वार को आप लात से खोलिए, पर उसको खोलिए, जिद रखिए, तो आप कुछ भी कर पाएंगे। विल रखिए, विल पावर सबसे बड़ा चीज है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ लास्ट में, where there is a will, there is a way। और उम्मीद करता हूँ वो लड़की जल्दी से जल्दी ठीक होके हमारे RS मोटिवेशनल स्पीच में लाइव आए और लोगों को अपनी संपूर्ण कहानी अपनी जुबानी बताए। इस बार के लिए इतना, अगली बार फिर मिलेंगे। करो कुछ ऐसा काम कि दुनिया याद रखे आपका। रिश्तों की मर्यादा समझो तुम, इसे जानो और मानो तुम, मत करो तुम इसे कलंकित, वरना हो ना जाओ तुम इससे वंचित। एक सुंदर सुशील संस्कारी लड़की थी जो पढ़ने में भी बहुत तेज थी। एक लड़के की नजर उस पर पड़ी। वो लड़का उस लड़की के पास आने के लिए अनेक जरिया देख रहा था। रक्षाबंधन का दिन नजदीक था, तो उसने सोचा क्यों ना उस लड़की से राखी बंधवा लो और इसके नजदीक आ जाओ। रक्षाबंधन के दिन लड़की राखी लेके स्कूल गई। उसने अपने सब क्लासमेट्स को राखी बांधी। वो लड़का भी आया, उसको भी उसने राखी बांधी, और दोनों एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते में बंध गए। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में गुड मॉर्निंग शेयर होना शुरू हुआ, मोबाइल नंबर शेयर हुआ, चैट शुरू हुआ, लेट नाइट चैट शुरू हुआ, और जो एक भाई बहन का एक जो पवित्र रिश्ता था वो एक लव अफेयर में कन्वर्ट हो गया।
जिन्होंने कल रक्षाबंधन साथ में मनाई थी, आज वो वैलेंटाइन डे मनाने लगी और एक पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया। यदि लड़की की माँ उसी समय उस लड़की को रोक देती और कहती, बेटी राखी को अभी मत मनाओ, तुम्हारे अपने भाई बहन बहुत है, उन्हीं के साथ तुम अपना रिश्ता निभा लो, वही बहुत है। उन्हीं के साथ अपना रिश्ता जस्टिफाई कर लो, वही बहुत है। उस लड़के को तुम जानती नहीं, उसका इंटेंशन क्या है तुमको बहन बनाने का। उसकी अपनी बहनें भी तो बहुत होगी, तो उसका इंटेंशन जानो, इंटेंशन समझो। ये चीज उसकी माँ उसकी अपनी बेटी को समझाती तो आज ये घटना घटित होती। आज के दौर में टीनेजर्स अपने स्वार्थ के अनुसार रिश्ते को यूज कर रहे हैं। उनको रिश्तों की पवित्रता, मान मर्यादा, इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। आज आप टीवी में देख रहे हैं कि रिश्ते तार तार हो रहे हैं। पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, दादा दादी रिश्तों के बारे में बताते थे, फेस्टिवल के बारे में बताते थे, राखी क्या है, होली क्या है, दिवाली क्या है। पर आज बच्चे इनसे वंचित होते जा रहे हैं। बच्चे को रिश्ते की अहमियत समझाइए। ये तो मान ली वो लड़का लड़की एक क्लासमेट थी, यदि यही भावनाएं अपने सगे भाई बहनों के लिए हो जाए तो क्या होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ गई वो रिश्तों की मर्यादाएं, कहाँ गई वो रिश्तों की पवित्रता, कहाँ गए दादा दादी के संस्कार। क्यों माँ बाप अपने बच्चों को रिश्ते के बारे में, फेस्टिवल के बारे में नहीं बताते। सचेत हो जाए, सावधान हो जाए ऐसी घटना घटित होने से पहले। इस बार के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलता हूं। मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, करो कुछ ऐसा काम कि दुनिया याद करे आपका नाम। Before we get started, make sure you subscribe and hit the bell icon for further updates. एक दिन बहुत ही बड़ी बेकरी का मालिक मेरे पास आया, आके बोला, ऋषि आज सुबह एक बहुत ही अचंभित घटना हुई। मेरी बेकरी के सामने एक बहुत ही सूट बूट वेल ड्रेस्ड आदमी मेरी बेकरी के अंदर झांक रहा था। तकरीबन सुबह की 6 बजे थी। अक्सर बेकरियां जल्दी खुल जाती है, पर 6 बजे बहुत जल्दी टाइम होता है। इस कारण मैं उस सूट बूट वाले आदमी के पास गया और मैंने कहा, भाई साहब आपको ब्रेड चाहिए, पर हमारी बेकरी सुबह 7 बजे से पहले नहीं खुलती है। वो सूट बूट बहुत ही पैसे वाला आदमी, उसने कहा कि मैं यहाँ ब्रेड लेने के लिए नहीं आया, मैं तकरीबन आधे घंटे से आपके बेकरी के अंदर झांक रहा हूँ और कुछ चीज एडमायर कर रहा हूँ। बेकरी का मालिक बोला, मेरे इस पुरानी बेकरी में ऐसा क्या है जिसको आप एडमायर कर रहे हैं। तो वो सूट बूट पैसे वाला इंसान बोला कि आपके जो बेकरी के अंदर जो सो रहा है वो कौन है। बेकरी का मालिक बोला, वो मेरा लेबर है, उसके पास ना कोई अपना घर है ना कुछ है, वो यही काम करता है, यही रहता है, ये सोता है। फिर वो सूट बूट वाले ने कहा कि मैं आधे घंटे से यहाँ ये चीज़ देख रहा हूँ और मैं एक बहुत ही पैसे वाला इंसान हूँ। मेरे पास 4 हॉस्पिटल है, 6 महीने में जर्मनी रहता हूँ, बाकी के साल मैं यहाँ रहता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट को देखता हूँ। मैं बहुत ही पैसे वाला आदमी हूँ, पर मेरे को एक बीमारी है। आज 16 साल से मेरे को चैन और सुकून की नींद नहीं आई। मैंने बहुत ही कोशिश की, सोने के लिए मैं नींद की टैबलेट्स लेता हूँ, उसके बाद मेरे को अच्छी तरह से नींद नहीं आती। मैं पूरी दौलत देके भी वो नींद नहीं खरीद पा रहा था। और कल रात को मेरे को नींद नहीं आई, मैं अपने रूम से निकला, रोड पे टहल रहा था, तो मैंने जोर जोर से खराटे की आवाज़ सुनी और आपकी बेकरी की तरफ जाके खिड़की से झांका तो देखा ये बंदा सो रहा था। एक बोरे को इसने तकिया बना रखा था, एक बोरे को इसने कंबल बना रखा था और इसके चेहरे पे एक अजीब ही सुकून, सुख चैन था, एक खुशी थी, एक नन्हा सा बच्चा लग रहा था। इसको देख के मेरे को ये लग रहा था कि काश मैं मेरी पूरी दौलत देख के भी ये इसकी जैसी नींद, सुकून, चैन ले पाऊंगा। ये जो खराटे ले रहा है वो चीज़ मैं ले पाऊँ। मेरी संपूर्ण दौलत देने के तैयार हूँ इसकी जैसी नींद, सुख, चैन, आनंद पाने के लिए। पर अफसोस मैं वो चीज़ नहीं कर सकता। आज आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं और आप बहुत धनवान भी हैं। आपके पास परिवार है जो अनमोल है। आपका सेहत ही आपका धन है।
और आपका समय 24 कैरेट गोल्ड है।